हेलो एवरीवन। हम लोग आज से क्या करने जा रहे हैं? आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं ये जो चैप्टर आपका दूंगा, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 है, 3 है। वो मैं रिकॉर्डिंग मोड में लेने वाला हूँ। तो जो भी चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे वो सारा का सारा रिकॉर्ड रहेगा। रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मैं आपको ये चैप्टर प्रोवाइड करूंगा। इससे पहले क्या करता था मैं कि मैं पढ़ाता था और फिर आपको मैं वो चीज़ शो कराता था। इस चैप्टर के लिए थोड़ा आप लोगों का सिलेबस काफी ज्यादा कवर अप हो पाए और टाइम, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपसे क्या करूँ, कुछ चैप्टर्स आपके मैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग फॉर्म में डाल दूंगा ताकि आप लोगों का सिलेबस एट अ टाइम हो पाए। ठीक है। तो चैप्टर हमने दो चैप्टर में से जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया है। चैप्टर नंबर 2 यूट्यूब पर मिल जाएगा। और अभी उसके कुछ लेक्चर्स रह गए, लास्ट वाला पोर्शन रह गया पढ़ाने को, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक उसमें रह गए। उसी के साथ चैप्टर नंबर 3 हमने आज स्टार्ट किया है यहाँ पर। फिजिक्स में जो शुरू के 3 चैप्टर्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ा। तो उन दोनों चैप्टर्स के बाद में अगर हम प्रोपोगेट करते हैं तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करते हैं। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू नहीं है। जैसे इससे पहले वाले 2 चैप्टर थे तो उसके कुछ टॉपिक्स आपने क्लास 10th में पढ़ रखे होंगे, और जो बच्चे आईसीएससी के हैं उन लोगों ने 9th क्लास में उनको कुछ टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये चैप्टर जो है उन दोनों चैप्टर के मुकाबले में काफी इजी चैप्टर आपको लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर की जो मेजोरिटी ऑफ द चीजें हैं वो आपने क्लास 10th में पढ़ रखी है। क्लास 10th में आपने एक इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर पढ़ा होगा। तो उसमें आप पढ़ते हैं कि एक बैटरी है। बैटरी एक डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करके रखता है। उस बैटरी से करंट निकल रहा है, वो करंट किसी बल्ब के अंदर जा रहा है मान लीजिए। इस तरीके के आपने केस पढ़ा होगा, या आपने पढ़ा होगा कि बैटरी से करंट निकल रहा है और वो वायर का कुछ रेजिस्टेंस है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसका अपना रेजिस्टेंस है जिसको आप आर से दिखाते हैं। बैटरी का पोटेंशियल वोल्टेज वी से दिखाते हैं और जो करंट निकलता है उसको आई से दिखाते हैं। इसमें आपका ओम्स लॉ आता है। तो यहाँ जो हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, उसमें हमने एक कंडक्टर लिया था। कंडक्टर की कुछ लेंथ होती है एल, कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, ये मेरे कलीग है, डॉग्स है, ये बहुत डिस्टर्ब करता है। और जो मटेरियल होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी। तो इस चैप्टर में आप चीजें नई जरूर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि चैप्टर 10th वाले ही आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन चीजों की दो तरीके से स्टडी होती है। एक होती है आप किसी कंडक्टर को ऊपर से देखकर उसकी स्टडी कर लीजिए, जिसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। एक होता है कि हम उस कंडक्टर के अंदर एंटर करें
और उसके अंदर क्या सीन चल रहा है। तो ये होती है आपकी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो हमारा जो पूरा पोर्शन रहेगा इस चैप्टर में, वो थोड़ा बहुत मैक्रोस्कोपिक पे बात की जाएगी, लेकिन आपको डिटेल में जो पढ़ना है वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। जैसे कि बात की जाए एक इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन जब भी आपका रेस्ट स्टेट में होता है, तो इसमें से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। जब आपका इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाता है, और मोशन में जो आता है वो भी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आता है, तो क्या होता है, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो उसमें हम दो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एक तो आपका पहले वाली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसी के साथ साथ एक नई प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर एसोसिएट हो जाती है इसके साथ, जो कि होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक और तरह का मोशन करें, और वो मोशन है आपका नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन करंट के साथ साथ वो ये दोनों चीजें भी प्रोड्यूस करेगा, और एक नई चीज प्रोड्यूस करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी निकलेगी। एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन की वजह से वो रेडिएशन एमिट करने लगता है। इस चीज का आपको आइडिया क्लास 11th में लगा होगा, कि जो आपका एक एटम होता है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और ये शेल्स। तो यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर ये अपनी स्टेट्स को चेंज करते हैं, तो बिना मोशन के तो चेंज नहीं करेंगे, और जब ये मूव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ एक प्रॉपर मोशन नहीं करता, यहाँ पर बेसिकली वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही करता है। तो उसमें से आपकी रेडिएशन एमिट होती है। तो हम रेडिएशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हमारा पूरा टॉपिक होगा वो एक मूविंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। अब देखिए, जो कंटेंट हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे, वो मैं आपको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल पढ़ाऊँ, कि फर्स्ट मॉड्यूल में क्या है, सेकंड मॉड्यूल में क्या है, थर्ड मॉड्यूल में क्या है। ठीक है। तो हम पहले एक मॉड्यूल पढ़ेंगे, प्रॉपर उसकी क्लासेस रहेंगी, फिर अगले मॉड्यूल पर जाएंगे। इस तरीके से हम प्रोपोगेट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा मॉड्यूल होगा उसमें आएगा इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, और ये पूरा डिटेल रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। मैं इसमें साथ साथ न्यूमेरिकल भी आपके कराऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस में जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आएगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या इसकी टाइप्स होती हैं।
उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा करंट डेंसिटी। और थर्ड टॉपिक इज कंडक्शन ऑफ करंट इन मेटल। कंडक्शन ऑफ करंट इन मेटल। मेटल के अंदर किस तरीके से कंडक्शन ऑफ करंट होता है। के बाद हमारा टॉपिक है ओम फ्लो। ये ओम फ्लो वो नहीं है जो आपने पढ़ा है, उसी को हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में पढ़ेंगे। एक है आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या होता है। एंड वन मोर टॉपिक इज एडिटिव हियर, विच इज रेजिस्टिविटी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी टॉपिक आपको, अगर आप 10th क्लास पास आउट स्टूडेंट हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि टॉपिक आता है आप जिसका आपने नाम न सुना हो। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसका आपने कहीं ना कभी नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि 10th के पास काफी सारे बच्चे किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी जरूर करते हैं, तो उसके लिए वो थोड़ा सीरियस होता है। जैसे अभी आप लोग 12th क्लास में सीरियस हो गए, 11th में उतना सीरियस नहीं होते, 12th में खुद से सीरियस हो जाते हो। तो अगर आप वो सिंसियरिटी और कंटिन्यूटी अपनी दोनों साल रखेंगे ना, तो रिजल्ट आपका कोई नहीं रोक सकता, हमारा रिजल्ट खुद रोकते हैं। तो हम चालू करते हैं अपना चैप्टर, उसकी डिटेलिंग। मैं डेफिनेशंस आपको लिखाऊंगा नहीं, मैं आपको यहाँ से कन्वे कर दूंगा कि डेफिनेशन किस चीज के बारे में है। वो आप जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी जैसे कि वो मैं लिखा दूंगा, बोल दूंगा मैं, आप उसको लिख लिया करिएगा। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आप किसी लेमैन से पूछेंगे, वो भी इसको डिफाइन कर देगा कि करंट ये होता है। लेकिन आप एक लेमैन नहीं है, आप एक स्टूडेंट है, तो आप एक स्टूडेंट की तरह ही इसको डिफाइन कीजिएगा कि क्या होता है। कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप पोटेंशियल देंगे तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, एक जगह हायर पोटेंशियल होता है और एक जगह लोअर पोटेंशियल होता है, और एक जगह लोअर पोटेंशियल है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन इसके बीच में रखा हुआ है, तो मैंने मोशन बता दिया था, लोअर से हायर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो आपका इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू कर देगा। और इलेक्ट्रॉन के मोशन की जैसे होगा करंट प्रोड्यूस, तो करंट के जैसे किधर जाएगा, वो हायर लोअर जाएगा। इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। सबसे पहले है हमारे पास कि इसको आप लिखेंगे कैसे। तो हम अगर इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं तो उसको लिखते हैं आई से, और ये होता है रेट ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर से आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को पास करना शुरू किया। मान लीजिए ये आपके इलेक्ट्रॉन्स जो इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कितना रेट से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ये मैटर करता है, कि क्या रेट है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब रेट को अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले लिखूंगा ऊपर चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें करंट के बारे में देगा। कोई बात। हाई करो, सब हाई करो, हाई करो। तो देख नहीं रहे, ऊपर आओ। हाई करो, मुझ हाई करो, बोल करो। हाई तो बोलो। तो हेलो बोल दो, हेलो। कैसे हैं आप लोग। डॉगी देख लो, वहाँ बैठा है तो। बच्चे कितने डेंजर लगते हैं गंजे होने के बाद।
तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनेगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, बच्चों को ये याद भी होता है। तो अभी आपको लगेगा कि सर क्या बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हो। ये बच्चों वाली चीजें ही एक टाइम पर साइंटिस्टों वाली चीजों में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऐसे स्लो स्लो चल चल के। ठीक है। तो ये बच्चों वाली चीजें पढ़ाए बगैर भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। बेसिकली यहाँ आप चार्ज नहीं लिखते, आप लिखते हैं चेंज इन चार्ज, और कितने टाइम के अंदर चेंज आया है। और आप इसकी एक डेरिवेटिव फॉर्म लिख सकते हैं कि डी क्यू अपॉन जो टी टी है हमारा, वो चार्ज के बारे में बताता है। तो ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कई बार आपको चार्ज जो है ना वो वेरिएबल फॉर्म में हो। तो आप लिखते हैं आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिससे आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। क्लियर है यहाँ तक आपको सारी चीजें? अगर नहीं क्लियर होती है तो आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है आपका वो डाल दीजिए। अब देखिए, आपको अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो मैं एक बार बोल देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। द टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। रिपीट कर कर आप लिख सकते हैं इसको दोबारा से। ठीक है। तो आई एवरेज कैसे निकालते हैं बेसिकली? आई एवरेज अगर आपको निकालना होता है तो आप निकालते हैं चेंज जी बेटा। कौन पेन? आपको लिखना है यहाँ पर चेंज इन चार्ज, कितना चार्ज में चेंज आया है, अपॉन चेंज इन टाइम। तो वही फॉर्मूला आपका फिर से आई एवरेज के लिए भी आ जाएगा। चार्ज चार्ज का चेंज लिखेंगे डी क्यू, टाइम का चेंज लिखेंगे डी टी। दिस इज योर आई एवरेज। ठीक है। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि करंट को आप मेजर किस में करते हैं, जो इसकी एसआई यूनिट होती है। वो होती है एम्पियर, और आप एम्पियर को ए से दिखाते हैं। ये जो एम्पियर होता है ये होता किसके बराबर है? दिस एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की होती है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। ठीक है। एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि करंट की सीजीएस यूनिट क्या होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो सीजीएस यूनिट होती है करंट की, वो होती है बायोट। वो बायोट होती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट मैंने आपको इससे पहले के क्लासेस में बताया है कि सीजीएस यूनिट एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। किसी भी चीज की कई सारी यूनिट्स होती हैं, एमकेएस सिस्टम आपने पढ़ा होगा, सीजीएस सिस्टम पढ़ा होगा। उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी करंट की, और भी छोटे करंट होते हैं, लेकिन सीजीएस एक सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड के लिए यूज करते हैं। जब आप मास को ग्राम में और लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो वो सीजीएस यूनिट हो जाती है। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली क्या रिलेशन होता है इनके बीच में। एक चीज और लिखिएगा, स्केलर क्वांटिटी होती है ये एक, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैं ये बता रहा था कि आप इसको किस तरीके से रिलेशन क्रिएट करेंगे। तो आपका जो 1 एम्पेयर होता है वो 1/10 टाइम्स होता है बायोट के, बी आई। ये एक्चुअल में एब्सोल्यूट एम्पेयर होती है।
और उसको एब्सोल्यूट एम्पियर भी बोलते हैं। तो यहाँ से 1 बाई आउट जो होगा वो 10 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और बायोट को आप EMU से भी दिखा देते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी अच्छे ऑथर की बुक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इसकी यूनिट्स ऐसे ना लिखकर किसी और यूनिट्स में दे रखे, लेकिन आपको नॉर्मली अगर कोई कंपटीशन देना है या एकेडमिक की प्रिपरेशन करनी है तो उसमें आपका एम्पियर ही आएगा। वो ज्यादा घुमाता नहीं है चीजों को, इस चीज को लेकर के बिल्कुल नहीं घुमाता। अब हम बात करते हैं कि जो करंट है वो एक है तो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसकी फिर भी हम डायरेक्शन की बात जरूर करते हैं। तो हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप यहाँ कंसीडर कीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर है इस तरीके का, एक और कंडक्टर है। इन दोनों कंडक्टर्स के अंदर आपके यहाँ प्लस चार्जेस और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। तो क्या होता है, अगर आपके सारे पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये आपके प्लस चार्ज की डायरेक्शन है, तो आपका करंट भी इधर ही जाएगा। लेकिन अगर आपके सारे नेगेटिव चार्ज इधर जा रहे हैं तो जो आपका करंट है वो इधर जाएगा। तो प्लस चार्ज के केस में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है सेम होता है, जिधर की तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर ही करंट जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा उल्टा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हम आगे चलते हैं इसी के साथ। जैसे कि टाइप्स ऑफ करंट की एक और तरीके से बात की जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप हम करंट को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है आपका AC करंट, एक होता है आपका DC करंट। तो एक होता है AC, को बोलते हैं अल्टरनेट करंट। और एक होता है DC, जिसको आप बोलते हैं डायरेक्ट करंट। दोनों में रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। जो अल्टरनेटिंग करंट है इसका एक चैप्टर है पूरा, तो हम वहाँ डिटेल में उसको और ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझते हैं ऐसे कि अगर करंट आपका ऑसिलेट कर रहा है, तो नॉर्मली जो घरों में हमारे करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। डायरेक्ट करंट आपका बैटरी से निकलता है, उसको इन्वर्टर DC से AC में कन्वर्ट करके फिर हमारे पास भेजता है। तो ये एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव, तो ये ऑसिलेटरी करंट होता है। लेकिन डायरेक्ट करंट आपका ऐसा नहीं दिखेगा। डायरेक्ट करंट जो दिखने में होता है बिल्कुल उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेम स्लोप बनता रहता है, ऐसे करके ये आपका फ्लक्स रहता है। करंट जो यहाँ से जाएगा वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा ऐसे करके। ये ऑसिलेटरी नहीं होता, ये नॉन ऑसिलेटरी होता है। तो दिस इज योर अल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज योर डायरेक्ट करंट। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ एक बात बता देता हूँ। डिवाइसेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको एक AC को DC में कन्वर्ट करना है, AC करंट को DC में कन्वर्ट करना है, या आपके पास एक DC करंट है इसको आपको AC में कन्वर्ट करना है,
तो इसका देखिए बहुत सिंपल सा रूल होता है। इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। और ये हमारा होता है इन्वर्टर, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। 1 मिनट में एक कॉल रिसीव कर। हेलो। हाँ माँ। क्या बना है? आ रहा हूँ पानी का। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगी चीजें। ऐसा लिख लीजिएगा एक चीज और यहाँ पर, कि ये जो होता है वो ऑसिलेटरी करंट होता है, और ये आपका, ये एक कांस्टेंट करंट होता है। ठीक है। इनके सिंबल होते हैं, जो आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका सिंबल होता है ऐसे करके दिखता होता है। लेकिन डायरेक्ट करंट बैटरी से निकलता है तो उसका सिंबल बैटरी होता है ये। तो ये भी ध्यान रखिएगा एक चीज आप। नॉर्मली एक नोट पॉइंट में लिखा देता हूँ। जो हमारे घरों पर होता है, होम अप्लायंसेस, जो करंट आता है वो आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्स। और जो इसका वोल्टेज होता है वो होता है 220 वोल्ट। ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। रो के अंदर जो करंट आता है वो एक ऑसिलेटरी। आप पहले बल्ब नहीं आते, येलो वाले बल्ब अगर आप देखेंगे तो वो आपको कंटिन्यूअसली ब्लिंक करते हुए नजर आते हैं। वो ब्लिंकिंग होती है इस वजह से है, क्योंकि घर में एसी करंट है, और एसी करंट का जो मोशन है वो ऐसे करके होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक बार ही जलती है, एक बार बुझती है, एक बार जलती है, एक बार बुझती है, ऐसे करके एक साइकिल क्रिएट होती है। ब्लिंक करता है इसी वजह से। ठीक है ना। इससे आगे हम बात करेंगे, और वो अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज हम इतना ही रखेंगे। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकते हैं, या जिन लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर मुझे बता सकते हैं। आज के लिए हम रखेंगे इतना ही, और आप लोगों से लेना चाहेंगे हम इजाजत। आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारी क्लास को शिद्दत के साथ देखते रहिए। हम मिलेंगे कल एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड लक।